फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का इस बार फिजिक्स का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 4 सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, उसमें आपको पढ़ना है चाल, वेग और त्वरण यानी कि स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। इसका ये पार्ट 1 वीडियो, इस तरह से इसका पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आगे इसका नेक्स्ट यानी कि जो भी होगा उसका आते रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों का सर डिमांड था कि सर फिजिक्स का वीडियो नहीं बना रहा है, मैथ का तो लगभग कंप्लीट हो गया। अगर कोई बच्चा मैथ का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके प्ले लिस्ट से मैथ का वीडियो देख सकता है। मैथ का ऑलमोस्ट वीडियो क्या हो गया, ऑलमोस्ट सब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, उसमें 1-2 चैप्टर बचा हुआ है जो आप बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका एग्जाम होने से पहले सब चैप्टर हमको कंप्लीट करा देना है। ठीक है, तो इसमें आपको बात करना है सरल रेखीय। तो सरल रेखीय जो होता है ना, ये एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है उसी का 2 पार्ट होता है। ठीक है ना, एक को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक है उसी से स्टार्ट करते हैं कि इसका टॉपिक का यानी कि ये चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। क्योंकि चैप्टर का जो नाम होता है ना, उसी में उसका पूरा कंसेप्ट ही पढ़ना होता है, उसी के बारे में पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि कोई किसी का नाम अति करता है। आप सुने होंगे कि घर में कि अगर कोई या फिर गांव में कोई एक बच्चा अगर अच्छा करता है तो उसका नाम लेता है और पूछता है कि इस नाम का मतलब क्या होता है। तो उस नाम का मतलब या फिर पूछता है कि इस नाम को किसने रखा। उसी तरह से इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है, इसमें जो पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग इसमें नाम रखा गया है। ठीक है ना, तो रेक्टिलिनियर मोशन एक्चुअली में होता क्या है। तो रेक्टिलिनियर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ यानी कि रेखा यानी कि रेखीय गति करता है, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइन पर क्या करता है, मूव करता है, मोशन करता है, तो उस टाइप के गति को हम क्या करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। यानी कि स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव करता है, सरल रेखा पे अगर मूव करता है, तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर। अगर कोई बड़ी कर्व टाइप के पार्ट पे मूव करता है, इस टाइप का कर्व पार्ट हो या फिर एक सर्कुलर ट्रैक होता है, इस पे यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे मूव करना होता है, तो इसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। जबकि इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, इसको बोलते हैं कर्विलिनियर। अगर कर्व पाथ में मूव करता है तो कर्विलिनियर मोशन, अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो रेक्टिलिनियर मोशन। तो आपको पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि रेक्टिलिनियर मोशन आखिर में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इसके ये जो जिस ब्रांच में आता है उस ब्रांच को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इसको बोलते हैं, यानी कि काइनेमेटिक्स यानी कि वो शाखा हो जिसमें किसी वस्तु की स्थिति यानी कि वो वस्तु कहाँ है उसके बारे में, उसकी क्या चाल है, समय में परस्पर संबंध इत्यादि के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं गतिकी, यानी कि इसको बोलते हैं इस टाइप का जो आता है तो इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। जैसे फिजिक्स का बहुत से ब्रांच होता है, काइनेमेटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक हो गया। इस तरह से अलग अलग क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं जिसमें हमको पढ़ना होता है। तो ये किस ब्रांच में आता है, तो ये आता है आपका काइनेमेटिक्स में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो होता है इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत से उसमें क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। फिजिक्स में भी मेनी ब्रांचेस होते हैं। तो जो पढ़ना है इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो ये इसमें आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन। पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट का मतलब होता है विराम और अवस्था, गति अवस्था। ठीक है ना, विराम और गति लिखते रहे। ये रेस्ट मतलब विराम और मोशन मतलब गति, इसके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट यानी कि विराम क्या होता है, विराम क्या होता है। ठीक है ना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या, विराम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ किसी बिंदु के समक्ष, किसी बिंदु के समक्ष सापेक्ष है, समक्ष नहीं है, सापेक्ष अपना
स्थान परिवर्तन नहीं करता है, नहीं करती है या करता है उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। ठीक है ना, उसे विराम कहते हैं। यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे अगर ध्यान देंगे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ साउंड, यानी कि वहां पे फिर से इसको दोबारा लिखेंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम इज नोन एज रेस्ट। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई वस्तु जैसे यहाँ पे है, जैसे हम घर पे बैठे हैं, घर पे हैं तो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि हम अभी भी घर पे हैं, मैंने कि हम 1-2 घंटा से देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं 2-3 घंटा टाइम बीत गया, यानी कि 8 बजे घड़ी पे थे, 10 AM घड़ी पे थे, 1 यानी कि 12 PM हो गया तो उस समय हम घड़ी पे थे। तो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम अपने सराउंडिंग का जो समय सापेक्ष है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हमारा पोजीशन वही है, जबकि टाइम हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है। टाइम के साथ साथ अगर आप कोई अपना वस्तु अपना पोजीशन को परिवर्तित नहीं करता, अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम रेस्ट कहते हैं। ठीक है, असल में रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, उसके रेस्ट हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, यानी कि इसी को रेस्ट हो गया, रेस्ट कर लिए, लिख लिए। ठीक है ना, जबकि अगर हम इसी में बात करें, मोशन की बात करें, मोशन यानी कि गति की बात करें, गति मोशन, तो इसी में आपको फिर से लिख लीजिएगा, इसी को हम मोशन कर दिए कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करती है, उसमें परिवर्तन नहीं करती है तो गति माने कि विराम में था, और इसमें परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह देंगे, क्या कहेंगे, गति कहेंगे। तो आप दोबारा लिख लीजिएगा, हम इसी में क्या कर दें, चेंज, ये नहीं कि आप वहां पे भी काट के ये सब कीजिएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं करना है, वहां पे फिर से दोबारा यानी कि नीचे लिखना है, यहाँ पे गति लिखना है और गति के सामने ये आपको डिफिनेशन देना है। ठीक है, कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम इज नोन एज मोशन, या उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से क्या हो गया, हमारा गति पता चल गया और विराम पता चल गया क्या होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों एक टाइम दोनों हो सकते हैं, और कोई बड़ी यानी कि बोथ आने की एक पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर, यानी कि रेस्ट और मोशन, जो रेस्ट और मोशन होते हैं रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे पे परस्पर होते हैं। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा ए है तो एक समय टाइम टी पे या तो ये मोशन में होगा, या तो ये गति में होगा, या फिर किस में होगा, विराम में होगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो कोई ऑब्जेक्ट ए है एक टाइम टी पे, टाइम t1 पे या तो गति में होगा, या तो गति में होगा, या फिर किस में होगा, विराम में होगा। ये नहीं कि गति में भी होगा और विराम में, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा। जैसे एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आया कि ये हम क्यों लिखे हैं, ये क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, हम अर्थ पे हैं, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है ना, अर्थ पे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो कोई पर्सन ए है और पर्सन बी है, दोनों आपस में खड़े हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पोल है, तो पोल के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन, यहाँ से पोल से वो 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है और ये 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक है ना, तो ये पोल है, इसके रिस्पेक्ट में टाइम टी माने कि 10 बजे यहीं पे था, टाइम 10 AM यानी कि अब हो गया 11 यानी कि 11 AM हो गया, तो 10 PM में 10 AM में यही था और 11 AM में यही था, दोनों एक दूसरे के साथ दोनों बता रहा था कि ए और बी क्या है, हमारे रेस्ट में है। तो ये अर्थ पे रेस्ट में है, बट अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि बिंदु के सापेक्ष अगर हम चेंज कर दें, किसी बिंदु का सापेक्ष अगर चेंज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जब इस रेस्ट में था, अगर हम इसको किसी अदर प्लैनेट से देखेंगे, मून से देख लें,
मून से इसको देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कि नहीं कर रहा है। जब ये अर्थ मूव कर रहा है तो इस पे प्रेजेंट ईच एंड एवरीथिंग भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब ये रेस्ट में ना होके किस में हो गया, मोशन में हो गया। तो कोई ऑब्जेक्ट कहीं और से किसी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यहाँ पे अर्थ पे था तो रेस्ट में था, जबकि किसी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखे तो मोशन में हो गया। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, बोलते हैं रिलेटिव मोशन होते हैं दो। रेस्ट एंड मोशन आता है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन टू ईच अदर होते हैं। या फिर एक अदर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है ना। इसमें एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है ए, और दूसरा पर्सन ए बी यहाँ पे बैठा है, दोनों एक दूसरे के सामने बैठा है, ठीक है। ये ट्रेन ऐसे जा रही है और यहाँ पे क्या हमारा ट्री ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्री, यहाँ पे हमारा ट्री है, ठीक है, हम ये ले लिया। यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई खड़ा है, और ये ट्रेन ऐसे जा रही है। ट्रेन में लगा दे रहा है चक्कर ताकि आपको पता चले कि ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है ना। गलती बन रहा हो तो आप फंसिएगा नहीं, ठीक है। ये ट्रेन है, अब कोई यहाँ पे पर्सन है तो ए बी को देख रहा है क्योंकि ट्रेन मोशन में है, तो ट्रेन तो मोशन में, तो ट्रेन मोशन में तो ए बी को देखेगा और बी ए को देखेगा, तो दोनों क्या पाएगा, आप क्या कहिएगा, रेस्ट बोलिएगा ना, क्योंकि समय बीतते जा रहा है और अपने सराउंडिंग के आसपास देख रहा है तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ए बी के रिस्पेक्ट में और बी ए के रिस्पेक्ट में, समक्ष में, वो किस में है, रेस्ट में है ना। जबकि कोई पर्सन यहाँ सी है और सी ए को या बी को देखेगा तो किस में दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा। तो एट ए टाइम, एक ही समय में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एक ही समय में कोई ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मोशन में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए दोनों क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन होते हैं। ऐसा यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट नहीं हो जिसको हम बता सकते हैं कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या एब्सोल्यूट मोशन, यानी कि पूरी कंप्लीट का कंप्लीट वो रेस्ट में है या कंप्लीट वो मोशन में है। जैसे हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष जैसे चेंज करते हैं, वो रेस्ट में से मोशन में और मोशन से रेस्ट में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे ये बिंदु है तो बिंदु ए है, ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में है, जबकि यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी ना करके सी कर दिए तो ये किस में चला जाता है, मोशन में चला जाता है। तो जैसे हम चेंज कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी यानी कि जो है वो भी क्या हो रहा है, चेंज होने लगा है। तो रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में वो आ जा रहा है। तो आपको दिक्कत अब नहीं होगा कि रिलेटिव मोशन क्या होते हैं, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव मोशन, यानी कि रेस्ट एंड मोशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिलेटिव टू ईच अदर। ये रिलेटिव होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष जैसे जैसे चेंज के सापेक्ष जैसे जैसे चेंज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में या फिर उसका जो भी पोजीशन होगा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है यानी कि दूरी पढ़ना है। दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस पढ़ना है, और पढ़ना है विस्थापन, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ये दो पढ़ना है कि दूरी क्या होता है और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो दूरी का मतलब द एक्चुअल, यानी कि ये लिख रहे हैं दूरी का मतलब द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल दूरी कवर की जाती है उससे क्या कहते हैं हम, उससे हम कहते हैं दूरी कहते हैं। यानी कि एक्चुअल का मतलब हो गया, एक्चुअल का मतलब जो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि किसी समय अंतराल में, कि किसी समय अंतराल में तय किए पथ की कुल माप को दूरी कहते हैं। यानी कि द एक्चुअल पाथ कवर बाय
ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, या फिर किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की जो पथ होती है, ये जो पाथ है यानी कि पथ होती है, उसकी जो कुल माप होती है, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर यानी कि इसको सिंबल होता है एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में अंतर भी बताएंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। पहले डिस्टेंस पढ़ लिए, अब डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। ठीक है ना। तो विस्थापन क्या होता है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position to final position। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनके बीच में, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बिटवीन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं। या फिर इसको हम लिखेंगे तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसका विस्थापन करते हैं। यानी कि यहां पे लिखेंगे किसी वस्तु की स्थिति का मतलब पोजीशन में परिवर्तन, यानी कि जो चेंजेज इन पोजीशन होता है में परिवर्तन, जो स्थिति में परिवर्तन होता है, जो चेंजेज इन पोजीशन होता है को उसका क्या कहेंगे, उसका विस्थापन कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। यानी कि लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं, जबकि किसी समय अंतराल में या प्रयास लिए तय की गई पथ की कुल माप को दूरी कहते हैं। यहाँ पे कुल माप है, जबकि यहाँ पे क्या है, स्थिति में परिवर्तन है, चेंज इन पोजीशन है, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बिटवीन का जो डिस्टेंस आता है उसको, जो उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट की बात करते हैं, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारा मीटर होता है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जबकि इसमें क्या माने कि डिफरेंस है कि ये इसको डिस्टेंस कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है ना, ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर आते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, देखिए क्या होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से ए है, ये लाइन ऐसे जाना, ठीक है ना, ए से बी गया। ठीक है, तो ए से बी गया है तो ए हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, जबकि ये बी क्या है, हमारा फाइनल पोजीशन है। ठीक है ना, फाइनल पोजीशन लिख दे रहे हैं पीओ। तो ए से बी गया तो ये इसको गएंगे कि एक्चुअल पाथ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x मीटर अगर ट्रेवल किया तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, x मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, फाइनल पोजीशन ये है, सपोज यहाँ पे अगर 10 मीटर है, यहाँ पे 0 से लेके यहाँ 10 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल, तो 10 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये फर्स्ट हम सेकेंड की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से, ये ए है, ऐसे गया, ठीक है, यहां से ले लेते हैं, ए है, यहाँ पे ए है, बी है, और ये ऐसे जाके फिर इधर आ गया सी, तो ये ऐसे गया और फिर ऐसे रिटर्न होके ऐसे आ रहा। तो ए से बी का डिस्टेंस है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, और ये है आपका 10 मीटर। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, यहां से ये आपका स्टार्ट करना, ये स्टार्ट लिख दे रहा है, यहां से वो शुरू किया, यहां से। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, दूरी की बात करें, दूरी का मतलब, तो ये ए से बी गया तो 10 मीटर, बी से ए आया तो कितना हो जाएगा, ए से बी गया, बी से ए आया तो ए से बी, बी से ए तो फिर 10 मीटर, और ए से सी गया फिर 10 मीटर, तो हमारा कितना आ गया, 30 मीटर। 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 मीटर। जबकि हम विस्थापन की बात करें,
तो विस्थापन कितना होगा, ए से बी गया 10 और बी से ए आया 10, तो 10 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये फिर 10, तो 10 माइनस 10 बराबर 0 हो गया। ये यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर और यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 और ये इधर गया है, चाहे यहाँ पे लिखिए, ये यहाँ इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ से पहले इधर गया है, तो इधर कितना गया है 10 मीटर, इधर गया, यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर तक 10, और फिर करेंगे माइनस, क्योंकि ये इधर गया था पॉजिटिव साइन, तो इधर लेंगे तो नेगेटिव साइन, माइनस इधर से यहाँ 10 और 10 तो कितना करेंगे -20 करेंगे, तो कितना आ रहा है -10 मीटर। -10 मीटर का मतलब जिधर वो स्टार्ट किया था उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे दूरी कितना आया, जो एक्चुअल पाथ किया था दूरी आया आपका कितना 30 मीटर, जबकि विस्थापन आपका आया कितना आया -10 मीटर, यानी कि ये एक्चुअल पाथ दिखा रहा है, जबकि ये दिखा रहा है जहां से स्टार्ट किया वहां से इन दोनों के बीच उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा रहा है, यानी कि यही ना इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, असल में एक और एग्जांपल की बात करें, कोई एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल लेता है सर्कल वाला में, तो यहाँ से ये इसका क्या है, रेडियस है, तो इसमें अगर हम एक चक्कर लगाया, एक चक्कर यहाँ से गया ऐसे या, इसकी दूरी की बात करें, ए से गया और यहीं पे आ गया, तो दूरी की बात करें तो 2πr होगा, जबकि हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गया। अगर ये सर्कल ऐसे रहता तो इस केस में अगर हम दूरी की बात करते, ये हमारा दूरी, ये हमारा डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हाफ सर्कल है, तो दूरी कितना हो जाएगा, हाफ सर्कल का मतलब πr, 2πr/2 करेंगे तो πr, जबकि हमारा विस्थापन जो हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये हो जाएगा हमारा 2r, या 2r बराबर d लिख सकते हैं, तो विस्थापन हमारा 2r या फिर हमारा क्या हो जाएगा d हो जाएगा, जबकि दूरी कितना हो जाएगा πr। तो इस तरह से क्या होता है, ये सारा एग्जांपल है जो दूरी और डिस्टेंस करने की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा उसके बारे में समझ जाते हैं कि क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस का है और ये डिस्प्लेसमेंट का आपको बताना है। तो ये जो था आपका एक्चुअल पाथ था, यानी कि एक्चुअल पाथ था, यानी कि दूरी का कुल माप था, ये था पाथ यानी पथ की कुल माप था, यानी कि ये था एक्चुअल पाथ, यानी कि दोनों का डिफिनेशन लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। जबकि ये जो था यहाँ पे फर्स्ट में इसमें भी लिखेंगे, तो ये क्या था, स्थिति में परिवर्तन था, स्थिति में परिवर्तन यानी कि चेंज इन पोजीशन था, चेंजेज इन पोजीशन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल था, ये था, दोनों का डिफिनेशन हो गया। दूसरा की बात करें, दूसरा क्या होता है, इसका इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये जो होता है इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे 10 मीटर आया था, 30 मीटर आया था कि नहीं, जबकि इसमें आया था नेगेटिव आया था, -10 आया था, एक जगह 0 आया था और एक जगह पॉजिटिव भी आया था। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी इसमें तीनों वैल्यू हो सकता है, इसमें तीनों। जबकि इसमें क्या होता है, ऑलवेज इसका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, जबकि इसमें जो वैल्यू होता है कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी 0 होता है। आपका तीनों केस यहाँ पे दिखा दिए थे, इसमें आपको दोनों का फॉर्मूला लिख लेना है, बल्कि डिफिनीशन लिख लेना है, वही था यहाँ पे। ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखे। तो ये जो था डिफिनीशन था कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, जबकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों का फर्स्ट हो गया। सेकेंड में बात करें तो सेकेंड में क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसका वैल्यू, जबकि इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों यहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है। यही दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये पहला डिफरेंस, ये दूसरा डिफरेंस, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देंगे तीनों में, तो ये तीसरा डिफरेंस आपका पूछ जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का पूछता है, 2 मार्क्स का पूछता है। इस तरह से 2 डिफरेंस और एक एग्जाम्पल डाल देंगे तो हमारा 2 मार्क्स का जो एग्जाम यानी कि क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आज हम यहीं तक रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको स्पीड,
चाल के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद वेलोसिटी वेग के बारे में, और त्वरण एस्केलेशन के बारे में इस तरह से बताएंगे। उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसका जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड आपको बताते जाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।